ये पॉलिटिक का हमारा पार्ट 5 होगा और आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिटीजनशिप। और उससे पहले हम देखेंगे कि आयोग ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिटीजनशिप से पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए, पहला तो क्वेश्चन यही है कि सेकंड ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो। पहले हम एक बार पूरा ये लेक्चर देखेंगे, फिर इन क्वेश्चनों को देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये देखेंगे हम, जो ओसीआई की स्कीम थी, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, लेक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो भारत सरकार केवल सिंगल सिटीजनशिप ही देती है। मतलब जैसे कि अगर आप यूएसए के जाओ, यूएसए के अंदर देखोगे तो वहां पर जो एक बड़ी टेरिटरी है और उस बड़ी टेरिटरी के अंदर छोटी छोटी जो टेरिटरी बनी हुई है, मतलब वहां की जो यूनिट है, एक तो ये सिटीजनशिप देती है। दूसरा, ये जो बड़ी टेरिटरी है ये सिटीजनशिप देती है किसी भी सिटीजन को। दो वहाँ के जो सिटीजन होते हैं वहाँ को दो टाइप की सिटीजनशिप मिलती है। एक तो वो जिस स्टेट के अंदर रह रहा है और एक उसको वहाँ का यूएसए की सिटीजनशिप मिलती है। तो वहां पर ये होता है कि हो सकता है कि ये जो स्टेट है ए और स्टेट बी के लोग, मतलब कि स्टेट ए के लोग, स्टेट ए जो है वो अपने सिटीजन को ज्यादा फायदे दे सकता है, ज्यादा बेनिफिट दे सकता है एज कम्पेयर टू द स्टेट बी या एज कम्पेयर टू द स्टेट सी। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन वाला सवाल आ जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर इस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। इसीलिए वो इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। और ये जो सिटीजनशिप है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये पार्ट सेकंड के अंदर आती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब दे रखा है, वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है और पार्ट सेकंड में। अब हम बात करते हैं कि आप सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हो। देखिए, आर्टिकल में ज्यादा तो नहीं बोला गया। आर्टिकल में जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल के थ्रू, कि भाई सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हो, कैसे टर्मिनेट कर सकते हो, ये पार्लियामेंट के हाथ में। पार्लियामेंट उस पर लॉ टाइम टू टाइम लॉ बना सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाए। तो इस एक्ट के अंदर ये बोला है कि भाई आप सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हो। अगर आप सपोज करो, एक तो इंडिया के अंदर ही आपका जन्म हुआ हो डिसेंट के थ्रू, मतलब आपके कुछ कोई रहता हो, या आपके माता पिता कोई सिटीजनशिप से बिलोंग, मतलब इंडिया के सिटीजनशिप है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और फिर आप नेचुरलाइजेशन, मतलब नेचुरलाइजेशन के थ्रू आप जो है सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। और टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, जैसे सिक्किम था, तो सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट नहीं था पहले, लेकिन वहाँ के लोगों ने इंडिया के पक्ष में वोटिंग की, फिर वो इंडिया के सिटीजन बन गए। तो वहाँ की जो ये टेरिटरी थी सिक्किम, वो इंडिया की टेरिटरी बन गई। और जैसे ही इंडिया की टेरिटरी बन गई, तो इस बाउंड्री में रहने वाले जितने भी लोग थे वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए, इसमें डेट बहुत सारी है, लेकिन डेट आपको याद होंगे नहीं, वो काफी डिफिकल्ट डेट है। और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा कैसे कैसे आप सिटीजनशिप ले सकते हो। जैसे आप देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि आप सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हो इंडिया की। तो एक तो बर्थ डिसेंट के थ्रू, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन। तो इसका जो आंसर है वो डी है। ठीक है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए डी आंसर है यहाँ पर। ये आयोग ने क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं सन कौन से सन में पूछा था। ओवरसी वाला अभी देखेंगे हम जरा, ये क्या कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि भाई अगर आपकी जो सिटीजनशिप वो टर्मिनेट भी हो सकती है। टर्मिनेट कैसे हो सकती है कि आपने जो है, सपोज करो आप इंडिया के सिटीजन हैं और आपने मतलब किसी दूसरे देश की जो है, मतलब खुद ही छोड़ दी सिटीजनशिप। आपने खुद ही जो है सिटीजनशिप छोड़ दी कि ठीक है भाई, मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ। तो तब आप इंडिया की सिटीजनशिप जो है छोड़ सकते हो। तब आपकी जो सिटीजनशिप वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। दूसरा है कि मतलब आपने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर किसी दूसरी की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है।
ठीक है, तब आपकी जो सिटीजनशिप वो ऑटोमेटिकली जो है डिसॉल्व कर दी जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने खुद ही बोल दिया कि भाई मैं सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ इंडिया की। तो अब हो सकता है आप किसी देश की सिटीजनशिप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। दूसरे में टर्मिनेशन में कि आपने दूसरे की सिटीजनशिप ले ली है, तो जैसी ले ली तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर डेप्रीविएशन का मतलब ये होता है कि भाई आपने सपोज करो कि इंडिया की सिटीजनशिप ले रखी है और आपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, लेकिन बाद में पता लगा कि आपने सिटीजनशिप इंडिया की जो एक्वायर्ड की है वो किसी फ्रॉड वे से की है, या फिर आपने इंडिया के खिलाफ कुछ, इंडिया के सिटीजन हो लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सम्मान नहीं करते हो, तो अगर ऐसी सारी चीजें आती है तो भारत सरकार आपकी जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल कर सकती है। पाकिस्तान का केस था शायद 2000, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, तो उसमें एक वो बंदे ने सिटीजनशिप ले ली इंडिया की। फिर भारत सरकार को पता लगा कि उसका कुछ ना कनेक्शन पाकिस्तान से था, और लेकिन वो बात जब वो सिटीजनशिप एक्वायर कर रहा था तो उसने वो बात बताई नहीं थी, कि पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा है, तो भारत सरकार ने फिर जो उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी। तो मतलब भारत सरकार अगर पता लगता है कि भाई जैसा सिटीजनशिप उसने ले ली थी, लेने के बाद फिर बाद में पता लगा क्योंकि वो एक्चुअली वो भारत सरकार के मतलब भारत के बारे में उल्टे सीधे आर्टिकल लिखता था, तो फिर उसकी सिटीजनशिप सरकार ने टर्मिनेट कर दी। अब सिटीजनशिप एक ये अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब आपको बताया सीए के बारे में तो बहुत ज्यादा चर्चा रहती है। तो जब ये आपको जो है पता होना चाहिए कि ये 11 दिसंबर 2019 को ये जो एक्ट था ये पार्लियामेंट ने पास किया। अब इस एक्ट के अंदर इसी प्रोविजन के बारे में देखेंगे। देखिए इसके एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट 2019 में किया गया, इसमें एक प्रोविजन है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अगर कोई भी, वो हिंदू से बिलोंग करता है, सिख है, जैन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है और क्रिश्चियंस है, और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले इलीगली वे से इंडिया के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो क्योंकि ये लोग जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो है, क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी देश है, यहाँ पर मुस्लिम है, और ये जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस हैं, ये वहाँ पर माइनॉरिटी में रहते हैं। तो ये किसी तरह से अगर ये इंडिया के अंदर आ गए हैं, कैसे भी इलीगली इंडिया के अंदर आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले, तो भारत सरकार इनको सिटीजनशिप देगी, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम आया है डेट से पहले तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक्चुअली ये मुस्लिम देश ही हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी में तो नहीं हो सकते। माइनॉरिटी में कौन होगा? क्रिश्चियन होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, जो पारसी होंगे, जैनी, क्योंकि आप देखा गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो पहले ये कम्युनिटी रह रही थी, हिंदू, सिख, अब उनकी जो संख्या है बहुत ही कम हो गई, या तो उनका जो रिलीजन चेंज करा दिया गया है, या तो उनके घरों को, मंदिरों को तोड़ दिया गया है, कि कोई भी रीजन रहा है सॉरी। तो इसी वजह से देखते हुए भारत सरकार ने ये जो है फैसला लिया है कि भाई इन देशों से आने वाले 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले जो लोग आए थे, हिंदू, सिख, उनको जो है इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी, उनको इलीगल नहीं माना जाएगा। मुस्लिम को छोड़ दिया गया है, बस यही मुद्दा चल रहा है। अब यहाँ पर कुछ छूट भी है कि भाई इन लोगों को आसाम में नहीं बसा सकते, मेघालय, मिजोरम, ये वाले जो लोग हैं ये वहाँ के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, और सॉरी 6 शेड्यूल के लिए ये अप्लाई नहीं होता है, तो छूट भी दी गई है, ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से एब्सोल्युटली पूरी इंडिया के अंदर लागू होगा। अब ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा उसके बारे में समझते हैं। देखो 2000 सितंबर 2000 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, एल.एम. सिंघवी कमेटी। तो ये जो कमेटी थी ये इंडियन डायस्पोरा के लिए बनाई गई कि भाई यहाँ पे एक ऐसी कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट तैयार करो जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाए। देखो भारत ये मूल के लोग जो बाहर अलग अलग देशों में रहते हो, वो उसमें बहुत अमीर है कुछ लोग, और उनके पास अपनी अपनी नई नई टेक्नोलॉजी है, तो उनके साथ कनेक्शन तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को बहुत फायदा है उनके साथ में, कि इंडिया को काफी बेनिफिट मिलता है और उनको भी मिलता है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इंडियन डायस्पोरा के साथ कनेक्शन नहीं तोड़ा जा सकता है। फिर ये जो कमेटी है, इसको कमेटी को सितंबर 2000 में बनाया गया,
और जनवरी 2002 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। तो इन्होंने बोला कि भाई यहाँ जो है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसको अब आप अमेंड करो। और ये जो इन्होंने ये बोला कि भाई जो है सब शुरू में तो इन्होंने बोला कि इनको भी जो है डुअल सिटीजनशिप दो। लेकिन डुअल सिटीजनशिप इसका मतलब ये नहीं कि जैसे अमेरिका के अंदर डुअल सिटीजनशिप दे रखी, वो वाला कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट नहीं था, बस कार्ड देने थे। तो जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, उनके दादा उनके माता पिता कभी इंडिया के सिटीजन रहे होंगे, लेकिन अब वो बाहर के सिटीजन है। तो ऐसे पर्सनों को एक कार्ड दिया गया है, इनको इस कार्ड को बोला गया पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तब इस कार्ड के फायदे होते हैं कि भाई जैसा आपको फायदा दिया जाता है, आप म्यूजियम में मान लो इंडिया के जो नेशनल पार्क में वहां पर घूमना चाह रहे हो, तो आपने फीस देखा होगा कि फॉरेनर के लिए अलग फीस होती है, और इंडियन के लिए, जैसे इंडियन के लिए मान लो 10 रुपए है, तो इनके लिए क्या है 900 रुपए फीस होगी, 1000 रुपए फीस फॉरेनर के लिए। तो फिर वहां पर छूट मिलती है, इनको काफी फायदा मिलते हैं। तो इनको ये कार्ड दिया गया। फिर उसके बाद में 2005 के अंदर 2005 के अंदर एक और स्कीम लाई है, सिटी ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर कुछ छूट गया, ओवरसीज, ये ओवरसीज है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो ओसीआई की स्कीम लाई रही है 2005 के अंदर। देखिए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली स्कीम भी चल रही है, ठीक है, और ये भी स्कीम चल रही है, दोनों की दोनों स्कीम साथ साथ चल रही है। और ये वाली स्कीम ज्यादा फायदेमंद है, और ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली स्कीम इतनी फायदेमंद नहीं लग रही थी लोगों को, तो उन्होंने जो है मोस्टली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड लिए। पर्सन्स ऑफ इंडियन, जब ये स्कीम 2005 में इंट्रोड्यूस की गई ओसीआई वाली, तो इन लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। ये इतनी स्कीम इतनी, और कंफ्यूजन भी थी, तो फिर मतलब एक कंफ्यूजन भी चल रही है। तो 2014 में मोदी सरकार आती है, तो मोदी सरकार ने क्या किया 2015 में, कि ये जो भाई ओसीआई प्लस पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को मिलाकर इन्होंने एक ओसीआई कार्ड होल्डर, ठीक है, कार्ड होल्डर वाली स्कीम बनाई। और कुछ नहीं करा है, इसके जो काम की चीजें थी, इसकी जो अच्छे अच्छे फायदे वाली चीजें थी, और दोनों को कंबाइन कर ओसीआई कार्ड होल्डर, बस कुछ नहीं है, ओसीआई से वाले ओसीआई के आगे कार्ड होल्डर लगा दिया। तो 2000 से अब ये क्या है, इनको खत्म कर दिया गया ओसीआई और पीओआई, अब क्या है ओसीआई बना दिया, ओसीआई कार्ड होल्डर। तो इसके फायदे क्या हैं ये बता देता हूँ पहले कि भाई इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, इनके बेनिफिट ये हैं कि ये जो इनके पास पर्सन्स ऑफ इंडियन, ये जो होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर वाले होते हैं, इंडिया के अंदर मल्टीपल विजिटिंग कर सकते हैं ये। और मतलब फायदा काफी है कि इंडिया के अंदर, और इनको जो वीजा मिलता है, मल्टीपल एंट्री हो जाती है, इनका जो लाइफ लॉन्ग वीजा है वो मिल जाता है इनको। बहुत सारी चीजों में फायदा मिलता है कि काफी सारी, जब जो इंडियन सिटीजन होते हैं, तो जो फीस इंडियन सिटीजन के लिए रखी गई है, वही फीस जो है ये ओसीआई वाले जो कार्ड होल्डर होते हैं उनके लिए और ये पढ़ा भी सकते हैं कार्ड होल्डर। यहाँ पर एज ए फैकल्टी अपॉइंट किए जा सकते हैं, जैसा एनआईटी, आईआईटी, आईएम्स हो गए, तो यहाँ पर आईएससी बेंगलोर हो गया, तो यहाँ पर ये इनको ये पढ़ाने का भी प्रावधान है कि इनको काफी छूट मिलेगी, लेकिन ऐसे मिलती नहीं है दूसरे सिटीजन को। लेकिन क्योंकि इंडियन ओरिजिन के, तो ऐसे इनके साथ कनेक्शन भी बनाकर रखना है, तो इसलिए इनको स्पेशल छूट दी जाती है। बहुत सारी चीजों में स्पेशल छूट दी जाती है कि इनको बार बार रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं होती है कि भाई आप जाकर वहां पर रजिस्टर कराओ। अब ये क्या क्या नहीं कर सकते, ये जो ओसीआई वाले कार्ड होल्डर हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैं, ये क्या क्या नहीं कर सकते, मतलब ये क्या, देखिए, एक तो ये वोट नहीं डाल सकते, अभी जनरल इलेक्शन चल रहा है तो ये वोट नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, जज नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी नहीं बन सकते, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, जो हमारी जो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर कोई मेंबर भी नहीं बन सकते हैं ये, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के उसके अंदर भी कोई मेंबर, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी मेंबर नहीं बन सकते। तो ये इनको परमिशन, मतलब ये काम नहीं कर सकते। और ये जो है, ये लोग, इनको जो फायदे, और भी फायदे मैंने सारे नहीं लिखे, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं। अब एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पर कि ये एनआरआई कौन होते हैं। देखिए, एनआरआई जो होते हैं कोई नहीं होते हैं, ये इंडियन के सिटीजन ही है, लेकिन ये या तो पढ़ने के लिए बाहर चले गए हैं, या फिर जॉब करने के लिए बाहर चले गए, बाहर के देशों में रह रहे हैं एनआरआई, या और भी दूसरा इस की हो सकते हैं, मतलब यही होता है मेनली, तो या तो भाई वो जॉब कर रहे हैं या फिर बाहर पढ़ रहे हैं, यही दो रीजन है। तो ये सिटीजनशिप होते हैं, जो बेनिफिट इंडिया के सिटीजन को अवेलेबल होते हैं वही एनआरआई को अवेलेबल होते हैं, एक्सेप्ट कुछ ही थोड़ी से चीजों को छोड़ दिया जाए तो वो भारत सरकार मतलब आए दिन कुछ ना कुछ थोड़े नोटिफिकेशन जारी करती रहती है। तो अब हम
ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर था, इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया था आयोग के द्वारा, वो देख लेते हैं। इन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है, कार्ड होल्डर गेट्स मल्टीपल लाइफ टाइम वीजा टू विजिट इंडिया। ये सही बात है, पहला वाला ठीक है। ही कैन परचेज एग्रीकल्चर लैंड। देखिए ये बात ठीक नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं करते। ही गेट वोटिंग राइट, नहीं ये भी हमने बताया नहीं कर सकते। इफ ही रजिस्टर, नहीं ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको ये भी दिखाता चल रहा हूँ कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं।